पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। दोस्तों, ऐसा कहना था शहीद आजम भगत सिंह का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगत सिंह की जीवनी लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगत का प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लौलपुर जिले में बंगा नाम के एक गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती था। किशन सिंह का परिवार बहादुरी व साहस भरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। उनके परिवार के कई वीरों ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था। किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। किशन सिंह के दो भाई अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी महान क्रांतिकारी थे। सरदार किशन सिंह व उनके भाई कई बार जेल गए हुए थे और भगत सिंह की मां विद्यावती का जीवन शुरू से ही दुखों से भरा हुआ था, क्योंकि भगत के पिता व उनके चाचा कभी जेल तो कभी बाहर रहा करते थे। भगत सिंह का परिवार स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का होने के कारण उनके घर का कोई न कोई सदस्य जेल में बना रहता था और उनकी मां को ही ज्यादातर पूरे परिवार की देखरेख करनी पड़ती थी। दोस्तों, भगत सिंह अपने बचपन के दिनों से ही बहुत नटखट थे और बहुत होशियार भी थे। उनकी कई घटनाओं से उनके घर के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। ऐसी ही एक घटना है। एक शाम को 3 वर्ष की आयु का एक बच्चा अपने पिता के साथ घूमने निकला। उसके पिता के साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी थे। बातचीत करते हुए वे गांव के बाहर तक चले गए। वहां खेतों की हरियाली देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। एक खेत की मोड़ पर से होते हुए वे दोनों व्यक्ति आगे बढ़ते गए। अपने साथ चल रहे बच्चे की पदचाप न सुनाई देने पर बच्चे के पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि बच्चा खेत में बैठकर कोई पौधा रोप रहा था। पिता को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो नजदीक जाके उन्होंने बच्चे से पूछा, आप क्या कर रहे हो? देखिए पिताजी, मैं इस खेत में सब तरह बंदूकें उपजाऊंगा, बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे ने भोला भाला उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसमें उसका यह दृढ़ विश्वास झलक रहा था कि खेत में बंदूकें जरूर पैदा होंगी। उस नन्हे से बच्चे के शब्दों से दोनों बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। और धीरे धीरे भगत सिंह बड़े होने लगे और उन्हें प्राथमिक पाठशाला में भर्ती किया गया। भगत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। अपनी कक्षा में वे अन्य छात्रों से बहुत आगे रहा करते थे और शिक्षकों के भी वे प्रिय विद्यार्थी थे। वो बचपन से ही अपने उम्र के बच्चों के नेता हुआ करते थे। भगत सिंह बहुत आसानी से सभी को दोस्त बना लिया करते थे। भगत सिंह गाड़ी वाले, कुली, सड़क झाड़ने वाले, दर्जी, मोची सभी लोगों को अपना दोस्त बना लिया करते थे। एक बार भगत के कपड़े सिलवाने को एक दर्जी को दिए हुए थे। जिस बूढ़े दर्जी ने भगत के कपड़े सिले, वो कपड़े सिलकर उनके घर दे गया और चलता बना। तभी भगत की माँ ने उनसे पूछा, कपड़े कौन देकर गया? भगत ने कहा, माँ, वह मेरा दोस्त था। तो भगत की माँ बहुत आश्चर्यचकित होकर भगत को देखने लगी और उन्होंने भगत से कहा, क्या वो 60 साल का व्यक्ति भी तुम्हारा दोस्त है? तो भगत ने कहा, हाँ माँ, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरा दोस्त है। भगत बचपन से ही बहुत सुंदर व लोगों का दिल जीतने की योग्यता रखते थे, इसीलिए सभी लोग भगत को बचपन से ही प्यार करते थे। भगत सिंह के दो चाचा थे, स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह। स्वर्ण सिंह कई बार जेल जाने के कारण बीमार पड़ गए थे।
क्योंकि जेल की जिंदगी बहुत ही कष्टदायक हुआ करती थी और जेल से रिहा होने के बाद भी वो ठीक न हो पाए। वह एक दिन स्वर्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उनके दूसरे चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन वो देश को छोड़कर विदेश चले गए ताकि वहाँ वो अपने साथियों के साथ रहकर ऐसी कुछ योजनाएं बनाएं जिससे वो अंग्रेजों को भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दें। भगत की चाचियां अक्सर अपने पतियों के कष्टों व देश हित के लिए तपस्या को स्मरण करके रो पड़ती थी। यह देखकर भगत सिंह हिम्मत के साथ उनसे कहते, चाची फिक्र ना करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अंग्रेजों को भगाकर अपने चाचा को वापस लेकर आऊंगा और अंग्रेजों से अपने चाचा का बदला लूंगा। तब थोड़े समय के लिए उनकी चाचियां अपना दुख दर्द भूलकर भगत को गले लगा लिया करती थी। माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक भगत सिंह ने अपने परिवार व अपने विद्यालय से क्रांतिकारियों से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। वीर पुरुषों से संबंधित सारी किताबें भगत ने पढ़ ली थी। इसके फलस्वरूप उनके हृदय में देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की इच्छा पनपती रही। भगत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा बंगा से ही पूरी की और उसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। सरदार किशन सिंह अपने बेटे को अंग्रेजों द्वारा संचालित स्कूल में भर्ती करना नहीं चाहते थे, इसीलिए भगत ने अपनी आगे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से जारी रखी। भगत एक ग्रामीण बालक थे, इसीलिए उनके पिता को ऐसा लगता था कि कहीं मेरा बेटा पढ़ाई में पिछड़ न जाए, इसलिए उनके पिता ने एक शिक्षक को घर में पढ़ाने के लिए रख लिया था। लेकिन 2 दिन बाद ही उसने भगत सिंह को पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। उनके पिता के पूछने पर अध्यापक ने कहा, मैं इसे पढ़ाऊं क्या, उसे तो सब कुछ पहले से ही आता है। दोस्तों, भगत बचपन से ही अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत होशियार थे। उनकी बुद्धिमानी पर उनके शिक्षकों को भी कभी-कभी आश्चर्य होता था। दोस्तों, अब बात करते हैं भगत सिंह का क्रांति की चिंगारी में कदम। 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के पावन पर्व पर एकत्रित हजारों लोगों के बीच उल्लासमय माहौल था। तभी ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग पर उपस्थित हजारों लोगों पर गोलियां चला दी और बाहर जाने के भी सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। असंख्य व्यक्ति, जिनमें बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे शामिल थे, सबको मार दिया गया। वहां जैसे रक्त की नदी सी बह गई थी। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। इस घटना से उन्हें बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं लौटे और घर के लोग बहुत चिंतित थे। उस दिन भगत सिंह सीधे जलियांवाला बाग घटनास्थल पर पहुंच गए। जलियांवाला बाग में तैनात पहरेदारों के बीच से किसी तरह उन्होंने भीतर प्रवेश किया और वहां रक्त से लाल हुई मिट्टी को लेकर वापस घर आ गए। घर वापस आने पर जब उनकी छोटी बहन ने पूछा, कहाँ थे आप, दिन भर सब घर में आपकी राह देख रहे थे, तो उन्होंने वो शीशी दिखाई जिसमें उन्होंने वो मिट्टी भरी थी और कहा, देखो, यह हमारे भाई बहन का खून है जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला। मैं अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने एक जगह पर उस बोतल को रखकर उसकी पूजा की और उस पर फूल चढ़ाए। निर्दोष जनता जो पूरी तरह से निहत्थी थी, उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे और वो छोटे बच्चे, आदि सवाल जो है भगत सिंह के मन में बार बार आते रहे और मन ही मन उन्होंने यह सोच लिया था कि एक दिन वो अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व ही भगत सिंह ने निश्चय कर लिया था कि वो स्वाधीनता संग्राम में कूदकर अपने देश के खातिर काम करेंगे। उस समय भगत की उम्र केवल 13 वर्ष थी। भगत सिंह ने इस बारे में अपने पिताजी से पूछा और उनकी अनुमति मांगी
और पिता ने भी मना नहीं किया क्योंकि वो खुद एक क्रांतिकारी थे। उन दिनों देश में असहयोग आंदोलन जोर शोरों से चल रहा था। लोगों में एकता की भावना मजबूत होती चली गई। लोग विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे और जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी नौकरियों को भी छोड़ दिया था। वकीलों ने वकालत, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया था और विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ चुके थे। इसी तरह की घटनाएं देश भर में उस समय चल रही थी। सभी लोग उत्साह से असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और भगत भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। भगत सिंह केवल खादी के कपड़े ही पहनते थे, इसलिए खूब जोश के साथ उन्होंने लोगों को केवल खादी ही पहनने का आग्रह किया। और तभी एक घटना घटित हो जाती है। 1922 में कांग्रेस ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक कस्बे में एक जुलूस निकाला। उसी वक्त कुछ लोगों ने 22 पुलिस वालों को थाने में बंद कर थाने को आग लगा दिया। इससे पहले भी इस तरह की घटना मुंबई व मद्रास में हो चुकी थी। ऐसी तमाम बातों से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस समय आंदोलन पूरे देश में जोर शोर से चल रहा था और अंग्रेज भी आंदोलन को देखकर डरने लगे थे। कई अन्य लोगों की तरह भगत सिंह को भी आंदोलन के रुक जाने से गहरी निराशा हुई। क्या सिर्फ 22 लोगों के मर जाने से इतने बड़े आंदोलन को रोक देना सही है या नहीं, ऐसे सवाल भगत सिंह के मन में आ रहे थे। इसके कुछ समय पूर्व ही एक 19 वर्षीय क्रांतिकारी करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तब अहिंसा समर्थक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। फिर आज अहिंसा इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई है? इसी तरह के विचारों ने अहिंसा व असहयोग आंदोलन के प्रति भगत सिंह की निष्ठा को कम कर दिया। भगत ने सोचा कि अगर देश को आजाद कराना है तो उसका एकमात्र व्यवहारिक तरीका सशस्त्र क्रांति ही है। दोस्तों, भगत सिंह ने 15 वर्ष की उम्र तक आयरलैंड, इटली, रसिया के क्रांतिकारियों की जीवनी का गहरा अध्ययन कर लिया था। वे जितना अधिक उनके बारे में पढ़ते, उतनी ही गहरी आस्था उनके मन में जोर पकड़ लिया करती थी। वे यह मानने लग गए थे कि युद्ध से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, ना कि अहिंसा से। इसके लिए भगत सिंह देश की आजादी के लिए नौजवानों को क्रांति की ओर मुड़ने की प्रेरणा देने लगे। और भगत सिंह का उन नौजवानों को समझाने का तरीका इतना बेहतरीन होता था कि नौजवान उनके साथ बहुत बड़ी भारी संख्या में जुड़ने लग गए। और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए भगत सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में एडमिशन ले लिया। उस कॉलेज को लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों ने आरंभ किया था। यद्यपि वे कुछ वर्षों तक स्कूल नहीं गए थे, किंतु भगत सिंह को राजनीति और इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण उन्हें उस कॉलेज में सीधे भर्ती कर लिया गया। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता उसे वो अच्छी तरह से ध्यान से सुनते थे और शाम को कई मित्रों को एकत्रित कर आने वाली क्रांति के बारे में चर्चा करते थे कि किस तरह हम अपने देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। कॉलेज में भगत कई नाटकों में भाग लेते थे, जैसे महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त व भारत दुर्दशा में भगत का अभिनय बहुत ही शानदार हुआ करता था। भगत सिंह ने अपने आप को केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रखा था। क्रांति के बारे में उन्हें बहुत कम उम्र में बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारियों के समान जानकारियां प्राप्त थी। उस समय बंगाल क्रांतियों का प्रांत था। उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किए। तब वहां क्रांतिकारी पार्टी के नेता सचिंद्र नाथ सान्याल थे। उस पार्टी के प्रत्येक सदस्य को एक शर्त स्वीकार करनी पड़ती थी कि उस सदस्य को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। भगत सिंह ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी और दूसरी तरफ उनके घर वालों ने उनकी शादी करने की सोच
रखी थी और लड़की भी पसंद कर ली थी। बस रस्मी तौर पर जो है एक दिन निश्चित किया गया था कि ताकि लड़के और लड़की दोनों आपस में मिल सकें और एक दूसरे को जान सकें। और तभी भगत को क्रांति के लिए बुलावा आ गया और वे बिना बताए लाहौर के लिए चले गए। कुछ समय तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया कि वे कहाँ गए हैं। घर छोड़ने से पूर्व भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। मुझे सांसारिक सुख की बिल्कुल भी चाह नहीं है। मेरे यज्ञोपवीत के समय मेरे चाचा ने मुझसे एक पवित्र वचन लिया था और मैंने भी देश के खातिर बलिदान हो जाने की प्रतिज्ञा की थी। इसीलिए मैं अपनी खुद की खुशियों को त्याग रहा हूँ और देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ। शुरू के कुछ दिनों में भगत सिंह ने समाचार पत्र बेचकर वहां अपना निर्वाह किया, लेकिन बाद में वे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। उन्हें उनके दैनिक समाचार पत्र प्रताप के कार्यालय में जगह मिल गई और उन्हें क्रांतिकारी के रूप में प्रथम प्रशिक्षण भी वहीं मिला। वहां उन्हें अपना नाम बदलकर रखना पड़ा क्योंकि क्रांतिकारियों का यह नियम हुआ करता था कि जो भी वहां क्रांति के लिए आए उसे अपना नाम बदलना पड़ता था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। और भगत सिंह भी बलवंत सिंह बन गए। उसके कुछ दिन बाद उनके घर वाले उन्हें ढूंढकर घर ले आए क्योंकि दादी की तबीयत बहुत खराब थी। घर आने के बाद खाली नहीं बैठे। उन्हीं दिनों अकाली दल ने एक जुलूस का आयोजन किया था, लेकिन अकाली दल को रोकने के लिए एक कलेक्टर ने पूरे गांव वासियों से कहा, कोई भी अकाली दल के लोगों को खाना पानी नहीं देगा। भगत ने अपने गांव में आने वाले अकाली दल की मदद करने की सोची और उन्होंने लोगों को समझाया और लोग उनकी बातों से सहमत हो गए। वो रात को अकाली दल के लोगों को खाने पीने का सामान देने लगे। एक हफ्ते तक लगातार अकाली दल का काम चलता रहा और वह कार्यक्रम खूब चला। लोगों को देश की आज़ादी के लिए समझाया जाता और जनता का उस संबंध में क्या कर्तव्य बनता है वो भी बताया जाता और इससे सभी लोगों में देश के खातिर देश भावना जागृत हो गई। लेकिन जब कलेक्टर को पता चला कि मेरे आदेश के विरुद्ध लोगों ने अकाली दल की मदद की है तो वो गुस्सा हुए और उसने भगत सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। लेकिन तब भगत सिंह की उम्र मात्र 17 साल थी। इस वजह से उन्हें जेल नहीं भेजा गया और कलेक्टर इस बात से और भी नाराज हो गया। भगत सिंह उम्र में छोटा है लेकिन उसका दिमाग छोटी उम्र के लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कलेक्टर का कहना था। उनकी हलचलों के लिए उनका गांव बहुत छोटा पड़ गया था और वे लाहौर चले गए। वहां क्रांतिकारियों का एक संघ था। उस सभा का नाम था नौजवान भारत सभा और भगत को इसका सचिव बना दिया गया। इस नई क्रांतिकारी यूनियन ने पंजाब की जनता को क्रांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपरी तौर पर नौजवान भारत सभा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और नौजवानों को इस संघ के लिए एकत्रित करना था, किंतु इसका असली उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए क्रांति करना ही था। कुछ दिनों के अंदर ही इस संगठन की शाखाएं विभिन्न स्थानों में कार्य करने लगी। क्रांतिकारियों का जन्म दिवस समारोह मनाना इस सभा का मुख्य अंग था। ये जुलूस निकालते, क्रांतिकारियों के बारे में भाषण देते और उन दिनों भगत को आम सभाओं में भाषण देने का अच्छा अभ्यास हो गया था। उन्होंने कॉलेज के छात्र संघों से अपना संपर्क स्थापित किया और क्रांति का संदेश हर तरफ फैला दिया। और भगत सिंह की हलचलों पर जो है खुफिया दलों और पुलिस की कड़ी निगाह रहने लगी। और एक दिन जब भगत सिंह अमृतसर में ट्रेन से उतर रहे थे तभी खुफिया लोगों ने जो है उनका पीछा किया। भगत सिंह उन्हें चकमा देकर जो है एक वकील के घर में छिप गए और बाद में लाहौर के लिए रवाना हो गए। तभी लाहौर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। कुछ दिन पूर्व कुछ उपद्रवियों ने दशहरे के मौके पर बम फेंक दिया था जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पुलिस को शक था कि ये क्रांतिकारियों का ही काम है
और भगत सिंह को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। भगत सिंह को खूब मारा जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कि और कौन कौन लोग तुम्हारे साथ शामिल थे, लेकिन भगत सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। अंत में मैजिस्ट्रेट ने फैसला किया कि 60,000 की जमानत देने पर जो है भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए। इतनी बड़ी रकम कौन दे सकता था, लेकिन भगत सिंह के प्रति अपने जबरदस्त स्नेह के कारण दो धनवान व्यक्ति दूधीचंद व दौलत राम ने जो है जमानत कर भगत को रिहा करवा दिया। और साथ ही ये भी कहा गया कि यदि जमानत की अवधि तक भगत सिंह किसी क्रांतिकारी हलचलों में पकड़े जाते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों को 60,000 रुपये नगद जमा करने पड़ सकते हैं। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी हो और इसीलिए भगत ने जो है शांत रहने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों उनके पिता ने उनके लिए कुछ गायें पाली थी जिससे भगत सिंह छोटी डेयरी चला सकें। भगत सिंह इस काम में खूब लगन से जुट गए। प्रत्येक दिन गायों को चारा पानी देना, गोबर साफ करना, गाय के बाड़े को साफ करना और गाय को दूहना और फिर दूध बेचने जाना, यह उनका रोज का काम हो गया था। यह सारा काम व्यवस्थित व स्वच्छता के साथ भगत के द्वारा किया जाता था। भगत सिंह जो भी काम करते उसे पूरी लगन व संतोषजनक ढंग से किया करते थे। पूरे दिन डेयरी में व्यस्त रहने के बाद रात होते ही उनके दिमाग में क्रांति के विचार आने शुरू हो जाते थे। वे दोस्तों से क्रांति की चर्चा करते और उन्हीं दिनों उन्होंने क्रांति व अकाली दल नामक अखबारों के लेख लिखने शुरू कर दिए थे। दशहरा बम केस अभी अदालत में चल ही रहा था और आखिरकार उस मुकदमे से भगत को रिहा कर दिया गया। बस फिर क्या था, भगत सिंह ने डेयरी बंद कर दी और घर छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस घर नहीं लौटे। तभी दिल्ली में भगत का चंद्रशेखर आजाद से परिचय कराया जाता है। यह मुलाकात वैसी ही होती है जैसे अग्नि और वायु एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्रांतिकारियों में एक शक्ति और जुड़ गई थी। उन दिनों हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक एक क्रांतिकारी दल था जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना इस संघ का उद्देश्य था। अब इन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ बमों की जरूरत थी, किंतु इतनी बड़ी संख्या में बम आए कहां से? भगत सिंह ने निश्चय किया कि वो बम बनाना सीखने के लिए कोलकाता जाएंगे और भगत सिंह ने बंगाली क्रांतिवीर जतींद्रनाथ दास से बम बनाना सीख लिया। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से एक कमेटी भारत आई जो साइमन कमीशन के नाम से जो है प्रसिद्ध थी। इस कमीशन का उद्देश्य यह निश्चित करना था कि भारत की जनता को किस हद तक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, किंतु उसका एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया। भारत की जनता ने यह तय किया कि इस कमीशन को वापस इंग्लैंड जाने के लिए विवश कर दिया जाए। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब उसे वहां एक बड़े जुलूस के विरोध का सामना करना पड़ा। नौजवान भारत सभा ने उस जुलूस का आयोजन किया था। हजारों लोगों ने उस जुलूस में भाग लिया था। उसके नेता थे देशभक्त लाला लाजपत राय जी। रेलवे स्टेशन से ही कमीशन के लिए भारी अड़चनें पैदा हो गई थी। क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस उसके सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकती थी। उस समय स्कॉट नाम के एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने लाठियों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इससे लोग इधर उधर भागने लगे, किंतु लाला लाजपत राय और उनके साथी लोग वहां से बिल्कुल नहीं हटे। तब एक पुलिस सार्जेंट जिसका नाम सैंडर्स था ने दौड़कर आगे आकर लाला लाजपत राय जी के सर पर और छाती पर डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बहुत जोरदार चोटें लगी। लाला लाजपत राय बूढ़े थे और उन दिनों बीमार भी चल रहे थे। छाती पर हुए प्रहार से वे
वहीं जमीन पर गिर गए और उन्होंने घिरते हुए जमीन पर कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन की ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और लाला लाजपत राय जी के देहांत के कारण क्रांतिकारियों की जबरदस्त हानि हुई थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे लाला जी की मौत का बदला लेंगे और स्कॉट को मार डालेंगे, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उन्होंने एक योजना बनाई। जयगोपाल नामक एक क्रांतिकारी के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि वह स्कॉट की हलचलों पर निगाह रखे। भगत सिंह और राजगुरु को यह काम सौंपा गया कि वे स्कॉट को गोली मारे और अन्य क्रांतिकारी होशियारी से इन दोनों को बच निकालने में मदद करें। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह पूरी योजना बनाई गई थी, किंतु शुरुआत में ही एक गलती हो जाती है। जयगोपाल ने सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया था और निश्चित दिन आ जाता है। उस शाम को सैंडर्स पुलिस थाने से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। जयगोपाल ने उसके पीछे से इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु रास्ते में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल नजदीक पहुंची, राजगुरु ने अपनी पिस्तौल से सैंडर्स पर गोली चला दी। फौरन भगत सिंह ने भी उस पर गोली दाग दी। जिस आदमी ने लाला लाजपत राय जी की छाती पर मोटे बेंत से प्रहार किया था, उसकी छाती में एक गोली धंस गई और सैंडर्स वहीं गिरकर मर गया। भगत सिंह और राजगुरु तेजी से वहां से दौड़ चले गए। पुलिस ने उनका पीछा किया। वे दोनों नजदीक के एक लॉज में घुस गए और वहां से चुपचाप निकल भागे। सैंडर्स के मारे जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस के जासूसों ने उसकी हत्या करने वाले क्रांतिकारियों को खोजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन लाहौर की सभी सड़कों के किनारे दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए दिखाई दिए। उन पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया, सैंडर्स मारा गया। इसके साथ ही सरकार के लिए चेतावनी के कुछ शब्द भी लिखे थे। पोस्टर पर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल का नाम अक्षरों में लाल अक्षरों में अंकित था। इसीलिए सभी को यह पता चल गया कि सैंडर्स के खून के पीछे किन लोगों का हाथ था। क्रांति दल के प्रति जनता के हृदय में सम्मान और बढ़ गया। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से हिला दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ये तीनों लाहौर से बच निकले। भगत सिंह ने एक विदेशी युवक का भेष बनाया और सिर पर हैट पहन ली। दुर्गा भाभी, जो एक क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थी, और उनका बच्चा भगत सिंह के साथ में लेकर उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दे दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उस युवक भगत सिंह के साथ उसकी पत्नी और बच्चा है। इन तीनों ने ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर किया। राजगुरु एक साधारण कर्मचारी के रूप में लाहौर से बाहर निकल भागे। आजाद एक पंडित का वेश बनाकर ट्रेन में बैठ गए। रेलवे स्टेशन गिद्ध दृष्टि वाले खुफिया पुलिस के लोगों से भरा पड़ा था, किंतु ये तीनों क्रांतिकारी उनकी आंखों में धूल झोंककर साफ बच निकले। उसके बाद पुलिस भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढती ही रही, किंतु उन्हें पकड़ न सकी। इसी तरह 3-4 महीने बीत जाते हैं और अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली का अधिवेशन दिल्ली में हो रहा होता है। ब्रिटिश सरकार उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष 2 ऐसे विधेयक पेश करना चाहती थी जिनसे इस देश के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना की जा रही थी। यदि असेंबली उन्हें नामंजूर भी कर देती, तो वायसराय अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके उन्हें अपनी स्वीकृति दे देता और वे दोनों कानून बन जाते। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल ने इस तरह की साजिश को रोकने का निश्चय किया। निसंदेह सैंडर्स की हत्या करके क्रांतिकारी बच निकले थे, किंतु लाहौर की जनता को पुलिस ने बहुत सताया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल ने तय किया कि अब ऐसी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों का खुला विरोध करते हुए अपने को गिरफ्तार करवाना चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली भेजने का निश्चय किया गया। उन दोनों को वहां जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने और गिरफ्तार होने का आदेश दिया गया।
उसके लिए ऐसे 2 बम बनाए गए जो हानिकारक नहीं थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार करना है, चाहे वह फांसी ही क्यों न चढ़ जाए। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछालते हुए फिर से वही नारे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते गए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही दिनों के भीतर क्रांति दल के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और सभी क्रांतिकारियों के विरुद्ध अदालत में सुनवाई शुरू हुई। उन्हीं दिनों भारतीय कैदियों के साथ जेल में उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ठीक तरीके का भोजन नहीं मिलता था और न ही पढ़ने के लिए कोई अखबार या पुस्तकें भी नहीं दी जाती थी। और उनके अलावा वहां उपस्थित ब्रिटिश कैदियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने वैसी शर्मनाक हालत के खिलाफ लड़ने का निश्चय कर लिया। भगत सिंह को यह पक्का विश्वास था कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अन्य भारतीय कैदियों को उनके फांसी होने से पहले कुछ फायदा जरूर पहुंचे। उन्होंने उस खाने को खाने से इनकार कर दिया और भगत सिंह के साथ सभी क्रांतिकारी अनशन पर बैठ गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए ताकि क्रांतिकारी अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन सभी क्रांतिकारियों के इरादे पक्के थे। उन्होंने ठान ली थी कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे, हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अनशन के 64वें दिन जतिन दास ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद भगत सिंह ने लगभग 32 दिनों तक अनशन किया और ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी मांगें मान ली गई थी। भगत सिंह और उनके सहयोगी बहुत खुश हुए और फिर से उन सभी क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा शुरू हुआ। उस मुकदमे ने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अदालत में पुलिस का बहुत बड़ा पहरा रहता था। अदालत के कमरे में किसी भी दर्शक को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। बंदियों को हथकड़ी बेड़ी में अदालत में लाया जाता था। वे क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय जैसे नारों को जोर से लगाते हुए अदालत की ओर प्रवेश करते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बयान दिया, यदि बहरे सुन न सके तो उसके लिए आवाज बहुत ही जोरदार होनी जरूरी है। हमने जब बम गिराया तब हमारा इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था। हमने तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर बम फेंका है। अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। उन्होंने अपने संघ के कार्यकलापों व उद्देश्यों की भली प्रकार से प्रेस रिपोर्ट तैयार की, जिसके द्वारा जानकारी हासिल हो गई थी। अंत में अदालत ने निर्णय सुना दिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई और कुछ अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और कुछों को 5 या 7 या 10 साल की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सरकार के पास हजारों अपीलें आने लगी। उन सब में यह अनुरोध किया गया था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए। सार्वजनिक जीवन के बहुत से नेताओं ने इन अपीलों का समर्थन किया था, किंतु सभी प्रयत्न असफल रहे। सरकार ने यह निश्चय किया कि 24 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी जाएगी। उनके परिवारजनों तक को उनसे भेंट करने की अनुमति नहीं दी गई और
जब भारतीय जनता को ये लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रोकने वाली है और जनता ने चारों तरफ से जेल को घेर लिया था। भीड़ इतनी बड़ी तादाद में थी कि ब्रिटिश सरकार डरने लग गई थी और ब्रिटिश सरकार को एक दिन पूर्व ही यानी 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देनी पड़ी थी। फांसी पर जाने से पूर्व भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त हो चुका है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों क्रांतिकारी मस्ती से गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। इस तरह तीनों क्रांतिकारी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए और भारत माता ने अपने उन 3 महान क्रांतिकारियों को खो दिया। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने उनके मृत शरीरों को बोरियों में भरकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीरों के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको भगत सिंह के द्वारा कहा गया इस सुंदर वाक्य सुनाना चाहता हूँ। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी तो वे होते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।